येस धम्मो सनातनो। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। आज हमने जो कुछ भी पाया है वो पांच पांच पीढ़ी खप गई है तब आया है। तो मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे आरएसएस के ऊपर। आरएसएस का भारत की आजादी में क्या योगदान रहा, उस आजादी के बाद उनका क्या योगदान है। और ये कहा जाता है आमतौर की आरएसएस बहुत ही राष्ट्रवादी संगठन है, तो उसका राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में क्या योगदान है, और क्या वो राष्ट्रवाद सिर्फ एक तबके का राष्ट्रवाद है या पूरे देश का राष्ट्रवाद है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और साथ में ही अभी बीजेपी की सरकार जो है उन्होंने एक कैंपेन चालू किया है, हर घर तिरंगा, उसके पीछे की राजनीति को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राम पुनियानी जी। जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद रजत, धन्यवाद जी। आप सर इस पर बताइए कि आरएसएस का जो उदय होता है वो किन परिस्थितियों में होता है और उसके बाद फिर वो किस दिशा में जाते हैं आजादी मिलने तक, यानी कि 1947 और उसके बाद 1950 के आसपास तक। देखिए, वैसे तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, मैं इसको सारांश में बताना चाहूंगा। बिल्कुल जी, देखिए, जैसे आजादी के आंदोलन में एक तरफ तो हमारे उभरते हुए वर्ग थे, व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर वर्ग, शिक्षित वर्ग, और इसी के साथ साथ दलितों में और स्त्रियों में शिक्षा का भी प्रवेश हुआ। तो इससे जो सामाजिक बदलाव आए, इससे यहाँ जो पुराने तबके के लोग थे, राजा, जमींदार, जमींदार वृत्ति के लोग, अपर कास्ट, उनको इससे थोड़ी बेचैनी महसूस। तो शुरू में तो इन्हीं प्रभावों में से एक तरफ मुस्लिम लीग निकली, एक तरफ हिंदू महासभा निकली। और हिंदू महासभा के जो विचारक थे विनायक दामोदर सावरकर, वो तो खैर हिंदू महासभा तो ज्वाइन की बाद में उन्होंने, पर उन्होंने 1923 में जो किताब लिखी इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, उसमें उन्होंने हिंदुत्व की कल्पना रखी। हिंदुत्व यानी ब्राह्मणवादी संस्कृति, आर्य नस्ल और सिंधु से लेकर समुद्र तक फैली हुई जमीन, ये उन्होंने कल्पना रखी। और इसी को लेकर 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। और आरएसएस की स्थापना के पीछे जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो ऐसी थी। एक तरफ तो विदर्भ, नागपुर जिस एरिया में ये बनी, वहाँ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, गैर ब्राह्मण मूवमेंट, ये जमींदार और ब्राह्मणवाद के खिलाफ दलितों द्वारा छेड़ा गया था। और इनकी प्रेरणा थी ज्योतिराव फुले और भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। ये पहला कारण। इससे वहाँ के सवर्णों को और जमींदार तबकों को, जिनका सामाजिक जुड़ाव बहुत नजदीकी रहता है, और महाराष्ट्र में उनके लिए एक शब्द भी है, शेठजी भट्टजी, मराठी का शब्द है। शेठजी यानी जमींदार और भट्टजी यानी ब्राह्मण। तो ये उनका जुड़ाव जो है उसको थोड़ी बेचैनी महसूस हुई दलितों के आंदोलन से। दूसरा, महात्मा गांधी ने 1920 में जो असहकार, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, उससे आम लोग राजनीति में आने लग गए। तो आम लोग राजनीति में आने लग गए तो ये जो खास लोग हैं, सवर्ण, संभ्रांत वगैरह, दूसरी बेचैनी उनको ये। और तीसरा, इन लोगों की जो प्रेरणा थी, इन लोगों की प्रेरणा एक तो जैसे सावरकर की प्रेरणा माज़िनी से थी, इटली के मैज़िनी से थी, और आरएसएस की प्रेरणा का स्रोत हिटलर था। तो ये तीन आधार पे आरएसएस की स्थापना हुई। और इनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि ये देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करे, ये उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। इनका उद्देश्य था यहाँ एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। तो इस हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, हिंदू राष्ट्र तो कहने की बात है, मैं तो कहूँगा ब्राह्मणवादी राष्ट्र मूल्यों पर आधारित राष्ट्र की स्थापना हो, ऐसा उनका उद्देश्य था। उसके आधार पे इन्होंने स्वयंसेवकों को तैयार किया, प्रचारकों को तैयार किया। और इनके ट्रेनिंग का जो मुख्य आधार, दो आधार थे। एक, अल्पसंख्यक, खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ नफरत, और दूसरा, प्राचीन मनुस्मृति के मूल्यों का गुणगान। और प्राचीन भारत जब मनुस्मृति के मूल्य लागू थे, उसको एक स्वर्णिम युग कहना, ये उनकी बात का मुख्य आधार था। इसी आधार पे उनके सब कार्यकर्ता, ट्रेनिंग, स्वयंसेवक, प्रचारक, इन्हीं चीजों को लेकर लंबे समय तक ट्रेन होते हैं।
ये हमें याद रखना चाहिए। और इसने फिर जो इसका मुख्य मुद्दे तो यही आते हैं कि इनके जो संस्थापक थे केशव बलिराम हेडगेवार, वैसे वो 1920 में जेल गए थे असहकार आंदोलन में भाग लेने के लिए, पर उसके बाद से उन्होंने किसी प्रकार का आंदोलन का भाग नहीं लिया। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो फिर से जेल गए, पर इस समय उन्होंने स्पष्ट रखा कि मैं जेल जा रहा हूं, मैं आंदोलन में भाग ले रहा हूं ताकि मेरे हिंदू राष्ट्र के विचारकों से मेरी मुलाकात हो। और उन्होंने इस अपने जो उन्होंने इसमें शामिल हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उससे आरएसएस को दूर रखा। मतलब वो निजी तौर पर इसमें उन्होंने हिस्सा लिया, और जो बाकी आरएसएस के लोग इसमें शामिल होना चाहते थे उनको इन्होंने डिस्करेज किया। उसकी अलग अलग कहानियां, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। यानी कि संगठन उससे अलग रहा। जैसे कि आज के डेट में कई सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कहते हैं ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, संगठन का इसमें कोई लेना देना नहीं। ठीक, बिल्कुल। तो संगठन उससे दूर रहा, और संगठन ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो अंग्रेजों का विरोध करना, ये हमारी राजनीति का भाग नहीं है। ये हमारी राजनीति का भाग नहीं है। हमारी राजनीति है कि खास तौर से यहाँ जो मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं, उनका विरोध करके हिंदू राष्ट्र को बनाना। तो 1942 में तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तो उस समय दूसरे सरसंघचालक का नेतृत्व में थे माधव सदाशिव गोलवलकर, और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि इस आंदोलन में किसी प्रकार का भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी मत करो जिससे अंग्रेजों को तकलीफ हो, और हम अपने चुपचाप शाखा का काम करते रहें। तो मुख्य रूप से उन्होंने उनके बनने का उद्देश्य भी था हिंदू राष्ट्र की स्थापना। और इसी दौरान दो चीजों को आजकल खास तौर से कहते हैं कि भगत सिंह को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया। तो सवाल यह है कि भगत सिंह का जो आंदोलन चल रहा था, क्रांतिकारियों का जो आंदोलन चल रहा था, उसके समर्थन में भी इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा उस समय। भगत सिंह को फांसी की सजा हुई, उसके विरोध में कोई इन्होंने प्रस्ताव पास नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो, इसी के चलते उनको आगे भी जो, जैसे अंबेडकर ने आंदोलन छेड़ा चौदार तालाब का, कालाराम मंदिर का, दूसरे आंदोलन छेड़े, तो उसमें भी इनको कोई लेना देना नहीं था। अनटचेबिलिटी के खिलाफ गांधी ने आंदोलन छेड़ा अंबेडकर की तर्ज पे, उससे भी ये पूरी तौर से दूर रहे। तो आपका जो पहला सवाल था कि इन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान क्या किया, ये उसका भाग है। अब आजादी के बाद जब संविधान बना, मैं यहाँ पर सर एक सवाल पूछना चाहता था कि आपने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग, विशेष रूप से जो मुसलमान हैं, उनके प्रति ये घृणा रखते हैं, और ये इनकी शाखाओं इससे, यानी कि जो एक बच्चा जो होता है वहीं से इसके बीज इनके अंदर डाल दिए जाते हैं। लेकिन क्या ये कहना सही रहेगा कि वाकई में वो अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं? या क्योंकि जो बहुजन बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका एक आरोप रहता है कि ये सिर्फ अल्पसंख्यक या मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, असल में इनका एजेंडा तो जो पूरा 85% जो बहुजन समाज है, जिसमें दलित, आदिवासी और पिछड़ा आते हैं, इनका संस्कृताइजेशन करना है, इनका हिंदुआइजेशन करना है, इनको वापस से गुलाम बनाना है। मैं एक्चुअली आपसे सहमत हूँ, यही बात मैंने कही। इनकी ट्रेनिंग के दो आधार हैं। एक, मुसलमानों के खिलाफ नफरत। मुसलमान के खिलाफ नफरत के भी दो उद्देश्य रहते हैं। जब आप अपने समाज को अंदर से मजबूत करना चाहते हैं, बाहरी दुश्मन का डर दिखाते हैं, तो आप वो एकता को ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। और दूसरा, अगर आपने ख्याल किया होगा तो मैंने कहा ये प्राचीन काल को गौरवमय काल कहते हैं। मनुस्मृति का गुणगान भी, तो उनकी ट्रेनिंग के दो पार्ट रहते हैं। एक, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, दूसरा प्राचीन मूल्यों का गुणगान। तो इसमें जो आप कह रहे हैं बहुजन चिंतक कहते हैं, वही बात मैं भी कह रहा हूँ अपनी भाषा में। कि इनका ये, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर रखना चाहता था कि सामने जो सुन रहे हैं, जो दर्शक हैं, उनको एक चीज क्लियर, ये चीज समझ में आए कि उनका मेन जो एजेंडा है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। वैसे मैं कहूँगा मुसलमानों के खिलाफ का एजेंडा तो एक इंसिडेंटल है। मुख्य रूप से उनका जो उद्देश्य है वो एक ब्राह्मणवादी मूल्यों के आधार पे हिंदू एकता, यानी
बिना गैर बराबरी को खत्म किए, बिना गैर बराबरी को खत्म करके हिंदुओं की एकता का एक संगठन बनाना, उसको एक सामने रखना। और उसमें आपने जो बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ब्राह्मणवादी मूल्यों के आधार पे उनको अपने साथ जोड़ना, और यही चीजों को और इसमें वो लगभग कामयाब भी हैं जहां तक मैं देख पाता हूँ। अब ये तो दूसरी बात है कि लगभग कामयाब हैं। हाँ, वो जिस तरीके से सारे जो बहुजन समाज के जो चिंतक हैं उनको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, किसी ने डरा के, धमका के, लालच देकर, जो भी वो कर सकते हैं। और इसी तरह वो जितने भी प्रतीक हैं बहुजन समाज के, उनको भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं क्योंकि सत्ता में वो लोग हैं। ब्रेन वॉश आज की डेट में देखिए, जहां पर शाखाएं नहीं लगती थी पहले, वहां भी शाखाएं लग रही हैं। और उन शाखाओं में मुख्यतः जाते कौन से लोग हैं? एक तो लोअर, मैं अगर क्लास के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो लोअर क्लास के लोग और मिडिल क्लास के लोग, और अगर जाति के आधार पर अगर हम लोग देखें या वर्ण के आधार पर देखें तो उसमें पिछड़ा और दलित समाज के लोग, यानी कि एक तो शूद्र हो गया और एक अवर्ण हो गया, ये लोग ज्यादा मुख्यता से रहते हैं उनमें। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जितना मैंने समझा। बस सही है आपका ऑब्जर्वेशन। इसमें मैं बता दूं कि उन्होंने एक तरफ से दलितों को, ओबीसी को पीछे भी रखना है, दूसरी तरफ उनको अपने साथ भी जोड़ना हिंदू के रूप में। तो उन्होंने जो 3 मैकेनिज्म्स वापरे हैं, एक है उनमें से कुछ लोगों को वापरे का मतलब इस्तेमाल करना होता है, मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, वापरे का मतलब इस्तेमाल करना होता है। एक तो सीधे सीधे खरीद फरोख्त, लालच, मंत्री पद देना। जैसे बीच में 3 राम थे ना, उदित राज, राम राज थे, वो रामदास आठवले, रामविलास पासवान। तो इनको जो बहुत महान दलित चिंतक अभी जेल में है, आनंद तेल तुमड़े, इन्होंने इनको आरएसएस के हनुमान कहा। आरएसएस राम भक्त हनुमान के रूप में एक तो उन लोगों को इस प्रकार के लालच, प्रलोभन देकर अपने साथ जोड़ना। दूसरा एक जो प्रोसेस है, वो शब्द काफी अंग्रेजी में काफी हमको समझाता है, वह सोशल इंजीनियरिंग। और सोशल इंजीनियरिंग में आप देखिए, वनवासी कल्याण आश्रम, सामाजिक समरसता मंच, इसके आधार पे दलितों और आदिवासियों के बीच में काम करके उनको एक हिंदू पहचान देने का काम करना। और इससे वो एक जो सेवा उनका एक ये है, सेवा जो वो करते हैं, सेवा के माध्यम से इन लोगों को जोड़ते हैं और उन लोगों के बीच में ब्राह्मणवादी मूल्यों के आधार पे उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। और तीसरा आपने जो कहा, उनके प्रतीक को अप्रोप्रिएट करना। जैसे एक सुहेल देव का काफी प्रसिद्ध है, सुहेल देव को भी उन्होंने अप्रोप्रिएट करके एक दलित आइकन के रूप में प्रस्तुत किया, जो मुस्लिम विरोधी भी है। अब उनका आइकन बनाना भी बहुत मजेदार रहता है। एक तो उसको एक कम्युनिटी से जोड़ देते हैं, साथ में उसमें मुस्लिम विरोधी तत्व भी डाल देते हैं, जो उनके लिए फिर आसान हो जाता है, फेवरेबल रहता है काफी, एक तीर से 2 निशाने। करेक्ट। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये 3 तरीके से इन कम्युनिटीज को अपने साथ जोड़ते हैं। और इनके जो मुख्य मुद्दे रहते हैं, वो लोगों की भौतिक जरूरतों के आधार पे नहीं रहते। रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये इनके मुद्दों के आधार कभी नहीं रहते। वो सेवा में अलग तरीके से एक जो पैट्रोनाइजिंग रहते हैं कि हम इसमें एक वो श्रीनिवास का एक ये भी है ना, संस्कृताइजेशन यानी क्या, जब सवर्ण लोग आके आपके बीच में काम करते हैं तो आपको रिकॉग्नाइज फील होता है, अरे ये भी हमको हमारे साथ हैं, तो आप उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनको आप फिर उनकी नकल भी करना चालू कर देते हैं। और ये एक तीसरी बात होती है। तो उनके मुद्दों में भी ज्यादातर मुद्दे जो रहते हैं वो पहचान के आधार के मुद्दे रहते हैं, पहचान के आधार पे आइडेंटिटी रिलेटेड इश्यू। और वो आइडेंटिटी मुख्य रूप से, जैसे आपने देखा, मंदिर एक बहुत बड़ा हथियार है, फिर गौ हमारी माता है, वो एक दूसरा हथियार है। फिर अभी तो 50 प्रकार के जिहाद उन्होंने खड़े किए हैं, लव जिहाद से शुरू होकर अभी तो बाढ़ जिहाद, आसाम में उन्होंने जो बाढ़ आई उसको भी मुसलमानों पे जोड़ दिया कि भैया मुसलमानों के कारण ये चीज आई। ये सब चीजें जो हैं, ये इनके काम करने का तरीका है। और इससे जो समाज में जो नफरत, अब दूसरा हम बात कर रहे थे
कि मुसलमान तो उनका प्राइमरी एजेंट शत्रु नहीं है, फिर भी मुसलमानों को इतना डेमोनाइज करके उनके खिलाफ नफरत फैला के दंगे फैलाए जा सकते हैं। और जब दंगे फैलाए जाते हैं तो उससे ध्रुवीकरण होता है, ध्रुवीकरण होता है तो सत्ता में आना आसान हो जाता है। ये पूरा पैटर्न आप देखिए, सांप्रदायिक दंगों के बाद एक पार्टी का मजबूत होना, ये उसका एक पूरा रवैया लगातार रहा है। तो जहां तक आपने कहा इनके राष्ट्र की कल्पना के बारे में डॉक्टर अंबेडकर भी लिखते हैं, और वो अपनी रिवाइज्ड एडिशन ऑफ जो किताब उनकी है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान के प्रॉब्लम पार्टीशन पे जो किताब लिखते हैं उसकी रिवाइज्ड एडिशन में लिखते हैं कि पाकिस्तान का बनना बहुत गलत होगा, क्योंकि इससे हिंदू राज के बनने की संभावना शुरू हो जाएगी, और ये हिंदू राज यहाँ के दलितों के लिए और आम लोगों के लिए एक बड़ी शोकांतिका होगी। दिस विल बी ए बिग ट्रेजेडी। तो अंबेडकर ने तो उसको उसी से पहचाना। और ये जो मैं बात कर रहा था, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, कम्युनल वायलेंस और सत्ता में आना, ये लगातार एक के बाद एक इस प्रकार के मुद्दों के आधार पे वो चलते रहे। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आजादी के आंदोलन के आधार पे भारतीय संविधान बना, तो भारतीय संविधान का इन्होंने पूरा पूरा विरोध किया। विरोध का आधार ये था कि इसमें हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे मनुस्मृति है, उसका कुछ अंश ही नहीं है। हमने तो इतनी उपलब्धि प्राप्त की मनुस्मृति के रूप में, और वेदों में हमारे मूल्य के रूप में, ये संविधान तो उनका उल्लेख ही नहीं करता। ये तो बराबरी की बात करता है, ये तो बंधुत्व की बात करता है। तो इसके आधार पे इन्होंने भारतीय संविधान का भी पूरा पूरा विरोध स्पष्ट रूप से, बिना लाग लपेट के, उस समय संविधान का भी विरोध किया। इस पर हम फिर आगे चर्चा करते हैं सर, लेकिन मैं पहले जानना चाहूंगा कि जब आजादी मिल गई उसके बाद हम ये देखते हैं कि गांधी की हत्या में भी इनका प्रमुखता से हाथ होने की संभावना जताई जाती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके ऊपर बैन भी लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ सालों बाद देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी इनके आरएसएस की तारीफ में कुछ नोट लिखती हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है ये आप हमें बताइएगा, लेकिन मैंने जितना सुना है तो इन तीनों प्रकरणों में को आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से तो वो ज्यादा बेटर है। जी जी, देखिए जहां तक महात्मा गांधी की हत्या का सवाल है, तो उसमें नाथूराम गोडसे जो था, वो उसने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस के प्रचारक के रूप में की। 1938 में वो आरएसएस के, खैर वहां उस समय कोई आरएसएस में कोई मेंबरशिप ऐसा तो रहता नहीं था, जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज में आपको कार्ड मिलता है, पार्टी मेंबरशिप मिलती है, ऐसा तो यहाँ है नहीं। आप आइए, सीखिए, नफरत सीखिए, जो नफरत की बातें कीजिए, तो आप सदस्य हैं, ऐसा उसका ढल रहा था। तो उन्होंने 1938 में हिंदू महासभा भी ज्वाइन की, और गोडसे जो थे वो सावरकर के अनन्य भक्त बन गए, और उसी के आधार पे उन्होंने पहले अग्रणी हिंदू राष्ट्र ये अखबार भी निकाले। और उसमें ये था कि आपने जो सरदार पटेल की बात की, तो गोडसे तो इन दोनों हिंदूवादी प्रवाहों का प्रतिनिधित्व करता था। एक तरफ आरएसएस, एक तरफ हिंदू महासभा, और उनमें भी ये एक जो गहरा संबंध है वो भी आप देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सरदार पटेल की आपने बात की, तो महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को जब सरदार पटेल ने बैन किया, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो आज तक हमें याद रखना चाहिए। और वो महत्वपूर्ण बात मेरे ख्याल से आरएसएस के चरित्र के बारे में जितनी बातें कही गई हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सरदार पटेल ने कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आरएसएस ने जो समाज में नफरत फैलाई है, इसी के कारण हमें अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा। अब इस बात को आप ख्याल कीजिए कि जो नफरत का मामला उन्होंने सरदार पटेल को उस समय उन्होंने पहचाना, वही नफरत इनकी राजनीति का मुख्य आधार है। तो ये आपके महात्मा गांधी का जहां तक हत्या है, उसमें इस बात को याद रखिए कि ये जो विचार थे, गोडसे शुरू में तो केवल आरएसएस का ही प्रचारक था, और वैसे उसमें प्रचारक की कोई लिस्ट नहीं होती, कोई मेंबरशिप नहीं होती, इसीलिए आरएसएस से बैन हटाने के लिए कंडीशन रखी गई
कि आपका लिखा हुआ संविधान होगा, मेंबरशिप रजिस्टर होगा, वगैरह वगैरह, ये कंडीशन रखी है। अब जहां तक इंदिरा गांधी का सवाल है, बात उल्टी। सर गोडसे पर ही हम आते हैं दोबारा। गोडसे को आरएसएस ने नकार भी दिया था कि ये हमारा कोई सदस्य नहीं है, ऐसा। देखिए, वो आरएसएस का कंटिन्यूस पैटर्न है, वो पैटर्न है। ये पैटर्न तो सर हमें पाकिस्तान के साथ भी दिखाई देता है। पाकिस्तान के आतंकवादी अगर आ जाते हैं, ये सभी को पता होता है कि वो पाकिस्तान से ही आते हैं, लेकिन वो उनको नकार देता है, वो बोलता है ये हमारे कोई वो नहीं है। फिर बाद में अपने हिंदुस्तानी जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं, वही उनका फिर यहाँ पर दाह संस्कार करते हैं, उनका जो जिस तरह से उनके रिचुअल्स रहते हैं उस तरीके से करते हैं। देखिए, जहां तक इंदिरा गांधी का सवाल है, इमरजेंसी के दौरान आरएसएस के सरसंघ चालक देवरस ने उनको इंदिरा गांधी के तारीफ करने वाले पत्र लिखे थे और वो इंदिरा गांधी से मिलना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने उनके पत्रों का जवाब भी नहीं दिया और उनसे मिले भी नहीं। इंदिरा गांधी ने आरएसएस की तारीफ में कोई पत्र नहीं लिखा। ये उल्टा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात और है कि बाद में इंदिरा गांधी ने कुछ जो नीतियां अपनाई, कभी मंदिर जा रही हैं, कभी फिर मुसलमानों की आलोचना कर रही है, वो बात और है। पर इंदिरा गांधी ने आरएसएस की तारीफ कभी नहीं की। उन्होंने तो एक्चुअली उनको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोल्ड शोल्डर, उनके न पत्र का जवाब दिया, न उनको मिलने की कोई मिलने का कोई वक्त दिया। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब 1972 में जब लड़ाई चल रही थी सरहद पर, तो उस समय आरएसएस ने काफी 71-72 के दौरान, तो उस समय आरएसएस ने देश के अंदर काफी ज्यादा मदद की। ये भी एक अब मुझे नहीं पता इसके अंदर सच्चाई कितनी है, ये तो आप ही बता सकते हैं। देखिए, वैसे तो उनका दावा है कि इंडो चाइना वॉर के बाद जब रिपब्लिक डे हुआ था तो उनको रिपब्लिक डे परेड में बुलाया गया, पर इस दावे की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और उनका खुद का दावा है इसके बारे में कि उनको सरकार ने कहा था कि आप सार्वजनिक कामों में सरकारी जिम्मेदारी को संभालिए, पर इसका कोई सबूत नहीं है। 1971 की याद तो मुझे भी है। उस समय ऐसा कोई नहीं था कि ये पब्लिक स्पेस में आरएसएस का कोई रोल रहा हो, जहां तक मेरी याददाश्त है, पर उसी के आधार पे मैं कोई निश्चित बात नहीं कह सकता। पर ये संगठन खुद की तारीफ में इस प्रकार की चीजों को फैलाने में बहुत माहिर है। उसमें आपको इस बात को समझना चाहिए कि जिस चीज के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होते, वहां उस स्पेस को पकड़ के ये खुद की तारीफ की बातों को बहुत असरदार तरीके से समाज में धीरे धीरे फैलाता रहता है। ठीक, अगले हम प्रश्न की ओर चलते हैं। हम देखते हैं कि आपने समझा है कि आजादी के पहले इनका क्या दृष्टिकोण था, क्या इनका रवैया रहा, आजादी के बाद इनका क्या रवैया रहा, और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो इंडो चाइना वॉर था उस ड्यूरेशन में भी इनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी ये खुद को राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं और पूरा भारत इनको मानता भी है कि राष्ट्रवादी संगठन है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। वो सारी बातों पर तो डिसएग्री करेंगे, लेकिन इस बात पे एग्री करते हैं कि ये एक राष्ट्रवादी संगठन है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये पिछले 1 या पिछले 2 या पिछले 3 दशकों में हमारे सामने कोई ऐसा काम है जहां पर कि आरएसएस ने मुख्यतः से राष्ट्र के हित में काम किया हो? देखिए, अब राष्ट्रहित यानी क्या होता है? राष्ट्रहित यानी क्या होता है? राष्ट्रहित यानी जो देश के सभी लोग हैं, वो दलित हों, मजदूर हों, आदिवासी हों, महिलाएं हों, आम लोग हों, किसान हों, मजदूर हों, उनके कोई फायदे का काम, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि इनकी तरफ से कोई किया हो। इन्होंने जो एक पैट्रनाइजिंग सेवा अलग अलग जगहों पे जहां ये जाके आदिवासियों को जोड़ना चाहते हैं, दलितों को जोड़ना चाहते हैं, दूसरे लोगों को जोड़ना चाहते हैं, उसके बीच इन्होंने सेवा का काम किया है। जैसे जमात इस्लामी भी सेवा का काम करती है। अगर आप देखें तो बहुत सारे फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस चैरिटी के लिए, चैरिटी मतलब उनका एक मुख्य काम होता है, और वो काम आरएसएस भी करती है। जहां तक सिद्धांतों का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उसमें किसी सिद्धांत पे काम किया हो जिससे शोषित, पीड़ित जनता या आम लोगों को किसी प्रकार का कोई लाभ हुआ हो। जैसे हकीकत में जो राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा
वो गरीब दबा हुआ इंसान होता है जो आखिरी पायदान पर खड़ा है, उनके हित में कोई काम नहीं किया है। ठीक। नहीं। अभी आपने, क्योंकि मैं भाजपा ने जो केंद्र शासित जो पार्टी है, केंद्र में जिसकी सत्ता है, उन्होंने हर घर तिरंगा नाम से कैंपेन स्टार्ट किया है। तिरंगा, अब इसको हम चाहे प्रत्यक्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार का कैंपेन है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सभी को पता है कि कहाँ से सारी चीजें ड्राइव होके आती हैं। आरएसएस का और तिरंगे का, हमारे नेशनल फ्लैग का, राष्ट्रध्वज का क्या संबंध रहा है इनका अभी तक, आजाद भारत से लेकर अभी तक का? देखिए, इनका संबंध वो जिसको हिंदी में कहते हैं ना 36 का आंकड़ा, वही संबंध रहा है। और 1929 में पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने कॉल दिया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में लोग तिरंगा झंडा फहराएंगे और इसको एक पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसके विरोध में आरएसएस के सरसंघ चालक हेडगेवार ने कहा, नहीं, हम तिरंगा झंडा नहीं फहराएंगे, हम भगवा झंडा फहराएंगे। फिर आजादी के आसपास जब तिरंगा झंडा की बात हो रही थी तो गोलवलकर जो दूसरे सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा ये तिरंगा शब्द जो है, झंडे की बात की जा रही है, इसमें 3 रंग हैं, 3 नंबर अशुभ होता है और हमारे देश को नए झंडे की जरूरत क्या है? हम तो एक बहुत पुराना देश है, अनादिकाल से हैं हम लोग तो, और हमारा झंडा हमेशा से भगवा झंडा रहा है। ये उन्होंने बात कही। और उसी के 15 अगस्त के थोड़ा पहले आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में इसी प्रकार का लेख आया कि ये तिरंगा झंडा भारत के हिंदुओं को स्वीकृत नहीं होगा, क्योंकि भारत का झंडा जो है वो केवल भगवा झंडा है। इसके आधार पे उन्होंने पूरा विरोध किया और बाद में चलकर मेरे ख्याल से 2002 तक इन्होंने अपने ऑफिसेस में, जो हर 15 अगस्त 26 जनवरी को देश भर में तिरंगा फहराया जाता है, इन्होंने वहां तिरंगा कभी नहीं फहराया। ये ऐसा 2002 तक की बात है या 2014 तक की बात है? मेरे ख्याल से 2002 तक की बातें हैं। क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें 15 अगस्त 2014 को आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराया था, तकरीबन 52 साल बाद, आधे सदी के बाद। 52 साल अगर कहें तो देखिए 1947 से 52 साल तो 2002 के आसपास ही होगा ना, पर मैं इसके बारे में बहुत श्योर नहीं। ठीक, मेरे पास एक एक्चुअली, हाँ, इसका ये एक nagpurtoday.in में एक आर्टिकल है, उसको मैं पढ़ रहा था अभी। अच्छा, इसमें 2001 में इन कुछ युवा लोगों ने, 3 युवा लोग थे, व्यक्ति थे, उन्होंने जाकर तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की थी नागपुर में जो मुख्यालय है, रश्मि बाग जो भी है वहां पर, रेशम बाग, हाँ। बाबा मंडे, में इन 3 लोगों का नाम बता रहा हूं, बाबा मंडे, रमेश कालाम्बे और दिलीप चटवनी। अच्छा, इसमें एक बहुत ही रोचक बात मुझे ये लगी कि दिलीप चटवनी जो है वो तो उस समय थे ही नहीं वहां पर, तब भी उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनके कहने पर वहां पर एक गाड़ी गई थी। तो ये अपने आप में विरोधाभास नहीं है कि जिन्होंने इतने लंबे अरसे तक, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट ईयर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो एक लंबे अरसों तक तिरंगे से दूरी बना के रखी, तिरंगे को अशुभ कहा कि ये 3 रंगों का रहे तो ये अशुभ है। आज वही पूरा जो संगठन है वो कह रहा है कि हर घर तिरंगा हो। इसके पीछे की राजनीति आप थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे? जरूर। देखिए, मेरी समझ ऐसी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका पितृ संगठन आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम करती है जो स्पेक्टेकुलर हो, एकदम जिसकी तरफ ध्यान आकर्षण के कार्यक्रम करती है और हर काम उसी स्टाइल में करती है। नोटबंदी, 4 घंटे में नोटबंदी हो जाएगी। लॉकडाउन, 4 घंटे में लॉकडाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से अभी आज देश जब कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा है, उसके बाद एक घटना और भी याद रखिए, कोविड के समय जब विज्ञान के रास्ते पर कोविड का कंट्रोल करना था, उस समय इन्होंने नारा क्या दिया? ताली बजाओ, थाली बजाओ।
दीपक वो जलाओ। उनका नारा था, यानी स्पेक्टेकल क्रिएट करने का। तो अभी भी आज जब देश इतने संकटमय परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो उससे ध्यान हटाने के लिए और एक दूसरा स्पेक्टेकुलर इवेंट क्रिएट करने के लिए वो इस प्रकार का घर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर आप देखिए तो आज देश की जो भूखमरी की हालत है, उसमें हम नाइजीरिया से कॉम्पीट कर रहे हैं। जो हमारे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की है, उसमें हमारे सूचक इंडेक्स गिरते हैं। कोई भी आप देखिए, लोगों की खुशहाली से संबंधित कोई भी चीज देखिए तो उसके सूचकांक गिरते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जीना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य बहुत महंगा होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय पर मेरे ख्याल से ऐसा एक स्पेक्टिकल क्रिएट करके लोगों का ध्यान इधर से हटाकर उस प्रकार के गौरव को ले जाना ये भी है। और यहाँ मैं आपको रजत ये भी याद दिला दूं कि इसके पहले भी तिरंगा का एक उन्होंने और भी कई बार उपयोग होता है। और वो आप याद रखिए कि आजकल जब भी जिनको ये फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, बजरंग दल टाइप्स वगैरह वगैरह, वो धार्मिक उत्सवों पर त्योहार निकालते हैं और ये जुलूस निकालते हैं। जो जुलूस निकालते हैं वो मंदिर जाने के लिए नहीं होते, वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में मस्जिद के पास से जाने के लिए होते हैं। और वहां ये तिरंगे झंडे को लहराकर एक आक्रामक उपयोग करते हैं, एक आक्रामक वातावरण। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को या जो भी जो जागृत जो पूरा समाज है उसको इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि राष्ट्रध्वज का अपमान इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरी बात से आप इत्तेफाक रखेंगे कि राष्ट्रध्वज की एक अपनी गरिमा है, वो सड़कों पर जबरदस्ती फहराने वाली चीज नहीं है या किसी को चिढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसकी अपनी गरिमा है, उस गरिमा को हमें बनाए रखना चाहिए। लोग जब शहादत हासिल करते हैं उसके बाद उनके परिवार को वो तिरंगा मिलता है, क्योंकि आमतौर पर हम आप लोगों को नहीं मिलता ना तिरंगा, जिन्होंने कुछ देश के लिए काम किया उनको मिलता है, वो उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। अच्छा, इसके पीछे कुछ ये भी एक राजनीति है या इसको मैं इस नजरिए से भी देख रहा हूं कि चूंकि आरएसएस और बीजेपी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतीकात्मक राजनीति करना जानती है, वो उसकी महारत हासिल है। मेरे ख्याल से पूरे भारत में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो उनके बराबर की प्रतीकात्मक सांकेतिक राजनीति कर सकती है। जिस तिरंगे से, जिस राष्ट्रध्वज से उन्हें समस्या थी, उन्होंने आत्मसात कर लिया उस तिरंगे को, और इतना बेहतर तरीके से आत्मसात किया है कि आज की डेट में अगर कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या बामसेफ जो कि सामाजिक संगठन है, वो अगर लेके निकलेंगे तो उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आरएसएस के लोग निकलेंगे जिनका कि पूरा का पूरा इतिहास ही उसका विरोध करते हुए रहा है, उसको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। और साथ में ही उम्मीद करता हूं, मैं सही समझ रहा हूं उसको। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे वो कई चीजों को अप्रोप्रिएट करते हैं, आत्मसात करते हैं। अब सरदार पटेल ने आरएसएस बैन किया, सरदार पटेल ने कहा इन्होंने नफरत फैलाई, उसके बावजूद उन्होंने उनको आत्मसात कर लिया। विवेकानंद जो जाति व्यवस्था के इतने विरोध में थे, उनको भी उन्होंने आत्मसात कर लिया। तो अब ये तिरंगे की बारी है, पिछले कई सालों से वो तिरंगे को भी आत्मसात कर रहे हैं। और कुछ चीजें जिनका विरोध करना चुनावी आधार पे उचित नहीं है, उसको वो आत्मसात करके अपने बीच में ले लेते हैं, और कई बार उसका जो उपयोग करते हैं वो भी सही नहीं है। यहाँ मैं एक बात और भी बता दूं, तिरंगे की गरिमा की बात आपने की, तो तिरंगे की गरिमा तो मैंने तब देखी थी जब शाहीन बाग के आंदोलन में रिपब्लिक डे और ऐसे दिनों पर वहां तिरंगा फहराया गया था। वहां मैं मानता हूं कि तिरंगे को उसकी गरिमा मिली। और जब हम 15 अगस्त 19 और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं तो उसको उसकी पूरी गरिमा मिलती है, कार के अंदर रखते हैं, ये करते हैं, एक मौका होता है। तो अभी कौन सा मौका हो रहा है, अमृत महोत्सव जो कह रहे हैं, हमारे देश में अमृत महोत्सव तो पेपर पे है, समाज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है वो तो अमृत के बिल्कुल पूरा उलट है। तो ये एक उस प्रकार का मनाने की बात नहीं है, पर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो इनकी एक जो ताकत है, प्रतीकों का इस्तेमाल करके या तो खुद के एक्ट्स ऑफ ओमिशन जो ये नहीं कर पाए उसको छुपाना, अपने गुनाहों पर पर्दा डालना, अपने फेलियर्स पे पर्दा डालना,
या फिर इस प्रकार की चीजों से अपना इमेज बनाना जिससे वो देश प्रेमी या देशभक्त लगे। ये मेरा सर आखिरी प्रश्न है इस इंटरव्यू का। मैं समझना चाहूंगा आपसे कि जिस व्यक्ति के पास घर ही नहीं है, या जिस व्यक्ति के पास खाना नहीं है, जिस व्यक्ति के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, जिस व्यक्ति को ये देखना पड़ रहा है कि अगर उसकी तबीयत खराब है तो वो दवा ले या खाना खाए, वो व्यक्ति किस तरीके से इस कैंपेन को जारी रखेगा? या ये जो पूरा कैंपेन है ये उस व्यक्ति का मजाक उड़ाना नहीं है? क्योंकि इस देश के अंदर पॉवर्टी के नीचे हम लोग देखते हैं कि कितने सारे लोग पिछले 5 सालों में जा चुके हैं नीचे। तो ये अपने आप में उनकी देशभक्ति का मजाक उड़ाना नहीं है कि अगर वो तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे तो क्या वो देशभक्त नहीं है? रजत, मैं आपके इस सवाल को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि आपने इतनी संवेदनशीलता से इस मुद्दे को उठाया है। अब एक्चुअली वो कह रहे हैं घर घर तिरंगा, तो जो लोग सड़क पे रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, वो कहाँ फहराएंगे तिरंगा झंडा? तो वही है ना, जो पहले इससे मुझे कोई उपमा तो दी नहीं जा सकती, पर जिसका घर नहीं है उसके लिए तो निश्चित रूप से उनका ये मजाक उड़ाया जा रहा है। और वो कह रहे हैं 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराएगा। मैं यहाँ पर सर एक और चीज में जोड़ना चाहूंगा। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जब कोरोना में इन्होंने थाली और ताली बजाने का कहा था और दीपक जलाने की कहा था, तो उन्होंने बालकनी शब्द का इस्तेमाल किया था कि अपनी अपनी बालकनी में आप जाइए। जिसके पास बालकनी नहीं है उसका तो भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया गया। इस देश के अंदर कितने सारे लोग स्लम्स के अंदर रहते हैं, कितने सारे लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, कई सारे लोग तो फ्लाईओवर्स के नीचे जाके सो जाते हैं, सड़कों पर सोते हैं। मैं अभी पिछले कुछ दिनों तकरीबन अप्रैल के महीने में मैं जबलपुर गया था, तो सुबह सुबह मेरा वहां पहुंचना हुआ। वहां पर मैंने देखा कि सड़कों पर लोग सो रहे हैं। और इसी तरह मैं कुछ साल पहले 2-3 साल पहले मैं गुजरात गया था, और गुजरात मॉडल की उस समय काफी चर्चा होती थी। तो मैंने देखा कि वहां पर सड़कों पर लोग सो रहे हुए हैं, जो फुटपाथ है वहां पर टेंट लगाकर सो रहे हैं। तो ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने की जो इनकी प्रवृत्ति है, वो खास तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर काफी मुझे शर्म सी महसूस होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह की हरकतें करते हैं। और वो जानबूझ के करते हैं, उनसे हो जाती है तो नहीं पता होगा। तो इसका क्या परिणाम निकलेगा आखिरी में जाकर कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो किस दिशा में जाएंगे वो लोग? देखिए, पहले तो मैं आपकी जो इतनी सेंसिटिव, आपने संवेदनशील बात कही है, उसमें 2 चीजें जोड़ना चाहता हूँ। वो आपकी जनरेशन से अभी नहीं होंगी। एक तो ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म थी शहर और सपना। उसमें एक कपल शादी करता है और वो एक पाइप के अंदर अपना घर बनाता है। अच्छा। पाइप वो जो रहता है ना, ड्रेनेज पाइप या वाटर पाइप, उसके अंदर वो अपना घर बनाता है। और दूसरा, मुझे राज कपूर की कुछ फिल्म यादें आती हैं जहाँ सड़क पर सोने के लिए भी उनको किराया देना पड़ता है। सड़क के फुटपाथ पर सोने के लिए किराया देना पड़ता है। तो अब ये हम तो खैर इन लोगों का मजाक ही उड़ा रहे हैं, और ये जानबूझकर किया जा रहा है या खुद का गौरवीकरण करने के लिए किया जा रहा है, ये एक राजनीतिक सवाल है। पर निश्चित रूप से ये सवाल हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बहुत एक बड़ा समस्या है कि ऐसे नारे देकर हम इन लोगों का कितना मजाक उड़ा रहे हैं, और हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है कि आज़ादी के 70 साल बाद आज लोगों की ऐसी परिस्थिति है। और अभी तो जैसे झंडा 30-40 रुपए का मिलेगा, कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो झंडा खरीद भी न सकेंगे। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे लोग होंगे। उनके तो सामने ये प्रश्न होगा कि वो झंडा खरीदें या अपने बच्चे के लिए दूध लेके जाएं या दवाई लेकर जाएं या किताब खरीद के दे दें या पेन खरीद के दे दें, या अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो अपने सर के ऊपर तिरपाल डाल दें। कई सारे प्रश्न होंगे उनके सामने। अच्छा, इसमें एक चीज और मैंने ये सुनी कि अब खादी के जो तिरंगे पहले बनते थे वो बंद हो जाएंगे, पॉलिस्टर के तिरंगे बनेंगे। तो इस पर मैं एक डिबेट सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि पॉलिस्टर का जो प्रोड्यूस करती है, जो मैन्युफैक्चर करती है, वो कंपनी किसकी है इस देश के अंदर? खैर वो एक अलग मामला है। हाँ। कि 7 लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसमें से 4 लोग गुजरात के हैं। हाँ। और इसमें अगर आप पर्यावरण के बारे में सेंसिटिव हैं तो आपको लगेगा कि पॉलिएस्टर का परिणाम जो होता है हमारे पर्यावरण पर, वो भी सोचने लायक बात है। खादी जो है वो पर्यावरण फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए उचित है, और पॉलिएस्टर जो है वो पर्यावरण के लिए उतना ही खतरनाक है। तो एक दूसरा उसमें एक मुद्दा आप उसमें सामाजिक सोच में डाल सकते हैं।
ठीक, ये खत्म हो चुका है इंटरव्यू, लेकिन मुझे लिटरली काफी मजा आया डिस्कशन में, और हम लोगों ने काफी सारे अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा की जो कि आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। आरएसएस को समझने के लिए हमें बहुत विस्तार से, और इस तरह की कई सारी डिबेट हो जाएंगी तब भी हम आरएसएस को नहीं समझ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आरएसएस का जो थिंक टैंक है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, वो आपसे 10, 15, 20 साल आगे की सोच रखता है, और वो धरातल में उस तरीके से भी काम करता है। आप देखेंगे कि जहां पर आज की डेट में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ईवीएम को दोष देती हैं चुनाव हार जाने पर, लेकिन वो उस तंत्र को नहीं समझती जो कि ईवीएम से भी बड़ा है, जो कि दिन रात, पूरे दिन के 24 घंटे, हफ्तों के 7 दिन और पूरे साल के 365 दिन लगा रहता है प्रचार तंत्र के तौर पर। उसका परिणाम आरएसएस को और बीजेपी को मिलता है। आखिरी मैं सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा कि इस पूरे देश को हमने इस तरीके से बना दिया है कि जहां पर आखिरी पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है, उसकी कोई भी महत्वाकांक्षा या उसकी कोई भी इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर सकते। वो चाहे फिर उसके बच्चे को एक पेन या पेंसिल खरीद के देने की हो, या फिर खाने की हो, पेट भर के वो खाना खा ले, अच्छा खाना खा ले, हम ये दे नहीं सकते। और इसके जिम्मेदार मैं इस देश का जो मिडिल क्लास वर्ग है उसको मैं ज्यादा मानता हूं, क्योंकि वो इस तरह के पार्टियों का फुट सोल्जर के तौर पर वो काम करता है। हालांकि उसकी खुद की भी लगी पड़ी रहती है जिंदगी में, लेकिन फिर भी वो उनका फुट सोल्जर बना रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत